नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेगासस के बाद एक और इजरायली सॉफ्टवेयर पर फंसी मोदी सरकार की। अडानी मामले पर कांग्रेस के एक और एक्शन की। जानेंगे विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी ने क्या दिया जवाब। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कितनी फीसदी हुआ मतदान। बात होगी हाईकोर्ट के निशाने पर आई असम की बीजेपी सरकार की। बीबीसी पर तीसरे दिन भी जारी आईटी की छापेमारी की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शिवसेना के दो गुटों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के युवाओं को सीएम अशोक गहलोत की बड़ी सौगात, 1 लाख नई भर्तियों की गई घोषणा। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल का बुरहानपुर में हुआ विरोध। आदिवासियों ने राज्यपाल का रास्ता रोका और अपनी मांगों पर अड़े। पीएम मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ट्राइबल फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बोले, आदिवासियों के दरवाजे पर जा रही है सरकार। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 44 अंक चढ़कर 61,320 पर हुआ बंद। निफ्टी 20 अंकों के साथ 18,036 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप इजरायल की जासूसी फर्म पर लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फर्म एक सॉफ्टवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में फेक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने इजरायल की स्पाई फर्म की टीम को लेकर सामने आई रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया है। कांग्रेस ने पूछा कि इजरायली फर्म को लेकर सामने आई रिपोर्ट पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जोरदार हमला बोला है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया और सरकार की मिलीभगत की ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स भी फर्जी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? इजरायली स्पाई फर्म की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं, जैसे इजरायली फर्म 30 चुनावों में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है, पर मोदी सरकार चुप है। पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली। जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसमें बीजेपी आईटी सेल और उनके तथाकथित पार्टनर का कितना हाथ है। अब कांग्रेस के इन सवालों पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुकी है। अडानी मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार बैकफुट पर है और अब जासूसी और फेक न्यूज को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
इधर अडानी ग्रुप के सितारे लगातार गर्दिश में बने हुए हैं। आज भी अडानी की कंपनियों को नुकसान हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से इस मुद्दे की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले हर डील अडानी ग्रुप के हाथ आती थी, लेकिन अब जो डील फाइनल हो चुकी थी वो भी फिसलने लगी है। 7,017 करोड़ रुपए डीबी पावर की डील को अडानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया है। अगर ये डील हो जाती तो अडानी पावर निजी क्षेत्र में थर्मल पावर उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। अडानी ग्रुप के हाथ से डील ही नहीं फिसली, उसकी साख भी फिसल रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए अपने ESG मूल्यांकन को अंडर रिव्यू रखने का ऐलान किया है। अपने बयान में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि हम भारतीय नियामकों के जरिए किसी भी जांच और अडानी समूह के जरिए किए गए किसी भी अतिरिक्त खुलासे सहित सभी घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करेंगे। इस बीच आज भी शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दुनिया के दौलतमंदों की सूची में गौतम अडानी तेजी से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब वो 24वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट पूरे मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का ऐलान कर सकता है, लेकिन इस समिति पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी मीडिया के सेल चीफ जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार पर अडानी समूह से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं और सरकार की ओर से ही विशेषज्ञ समूह में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति की जांच कभी भी जेपीसी जांच की जगह नहीं ले सकती, इसलिए हम जेपीसी जांच की मांग करते हैं। पहले भी कई मामलों में बनी जेपीसी की सिफारिश पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। अडानी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो राहुल गांधी पर भी थीं कि वो विशेष अधिकार हनन नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। राहुल गांधी ने असंसदीय टिप्पणी को लेकर लोकसभा सचिवालय को कई पन्नों में अपना जवाब दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने संसद में जो कुछ कहा था वो सब सच है। संसद लोकतंत्र की वो नींव है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जनता के मुद्दों को लेकर तीखी बहस छिड़ती है। विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार जवाब देती है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से संसद में बहस का तरीका बदल गया है। अब जब विपक्ष सवालों के तीखे तीर दागता है तो केंद्र जवाब के बजाय कार्रवाई की चेतावनी देती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल पूछे तो बीजेपी ने इसे असंसदीय करार दे दिया। यहां तक कि लोकसभा सचिवालय में विशेष अधिकार हनन नोटिस जारी कर दिया। बीजेपी के इस कदम से भी राहुल कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने शिकायत को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अलग अलग कानूनों का हवाला दिया गया है। इसके साथ राहुल ने कई पन्नों में अपने बयान को डिटेल से समझाया भी है। दरअसल राहुल ने 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे। कुछ ही साल में ना जाने क्या जादू हो गया, अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। इस पर कांग्रेस सांसदों ने नारा लगाया, मोदी है तो मुमकिन है। इस बयान पर बीजेपी इस कदर तिलमिलाई कि लोकसभा सचिवालय जा पहुंची। इसके बाद राहुल को जवाब देने के लिए कहा गया, जिस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस देश में हर किसी के लिए संसद की कार्रवाई देखना, देश में क्या हो रहा है ये जानना महत्वपूर्ण है। पीएम और अडानी के बीच साठगांठ को समझना इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी के इसी बयान ने अडानी के साथ पीएम मोदी की दोस्ती को जग जाहिर कर दिया है, जिस पर बीजेपी बौखला उठी। अब देखना होगा कि कांग्रेस सांसद के जवाब पर केंद्र की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो मोदी सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इधर आज त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने इस बार दावा किया था कि स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाएंगे। खबरों की माने तो छिटपुट घटनाओं के साथ आज त्रिपुरा में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है। इसके साथ ही 60 सीटों पर 259 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो चुकी है, जिसमें 31 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। राज्य में 4 बजे तक वोटिंग का समय था और 4 बजे तक 80% से ज्यादा मतदान हो चुका था। मतदान का समय निकलने के बावजूद पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बूथों पर रात 10 से 11 बजे तक वोटिंग जारी रह सकती है। ऐसे में संकेत इस बात के हैं कि 90% तक मतदान का आंकड़ा पहुंच सकता है। आज सबसे ज्यादा वोटिंग थलाई में हुई है, जबकि गोमती में सबसे कम वोट पड़े हैं। ये आंकड़े भी बदल सकते हैं। अंतिम समय तक जो वोटिंग के आंकड़े सामने आए थे उसके अनुसार दक्षिण त्रिपुरा में 81%, पश्चिम त्रिपुरा में 81%, सिपाहीजाला में 80%, थलाई में 84%, गोमती में 78%, खुवाई में 79%, उनाकोटी में 82%, उत्तर त्रिपुरा में 79% मतदान हुआ है।
वोटिंग के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्युत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने कहा कि जो स्थिति है उससे लगता है कि 90% वोटिंग हो सकती है। बीजेपी के लोगों ने कुछ जगहों पर गड़बड़ी की कोशिश की है। हमारी मांग है कि लोगों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। सीपीएम और बीजेपी की ओर से जीत का दावा किया गया है। इस बीच मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस और बीजेपी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस दिया है। दोनों ही दलों ने ट्विटर हैंडल से अपनी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की अपील की थी। त्रिपुरा में वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है चुनाव परिणामों का। त्रिपुरा में आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब किसको जनता ने राज्य की सत्ता सौंपी है, इसका खुलासा 2 मार्च को होगा। लेकिन आज असम की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट ने जरूर आईना दिखा दिया है। असम में विपक्ष के विरोध के बीच बाल विवाह के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। इस बीच बाल विवाह पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। असम में बाल विवाह को लेकर 4074 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसके तहत 2441 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम सरकार की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सालों पुराने मामलों में अब कार्रवाई हो रही है। विशेषज्ञों ने भी बाल विवाह के मामले में पॉक्सो एक्ट को लागू करने की वैधता पर भी शक जताया है। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत देते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा, ये ऐसे मामले नहीं हैं कि जिनमें पूछताछ की जरूरत हो। जस्टिस सुमन श्याम ने कहा, पॉक्सो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पॉक्सो क्या है? केवल इसलिए कि पॉक्सो को इसमें जोड़ा गया है, क्या इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है? हम यहाँ किसी को बरी नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपको जांच करने से नहीं रोक रहा है। कोर्ट ने एक दूसरे मामले में कहा कि फिलहाल कोर्ट की राय ये है कि ये ऐसे मामले हैं जिनमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को दोषी पाते हैं तो चार्जशीट दायर करें। कोर्ट ने आगे कहा, ये लोगों के निजी जीवन में तबाही मचा रहा है। इसमें बच्चे, परिवार के सदस्य, बूढ़े लोग शामिल हैं। जाहिर तौर पर बाल विवाह बुरा विचार है, हम अपने विचार देंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि क्या गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को हिमंता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद सवाल उठता है कि क्या असम सरकार अपनी मुहिम बंद कर देगी? इसका जवाब तो सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ही दे सकते हैं। सवालों में तो बीबीसी पर आईटी की कार्रवाई भी है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में मौजूद दफ्तरों पर 14 फरवरी से शुरू हुई आयकर विभाग की रेड अभी भी जारी है। बीबीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हालात जल्द सुलझा लिए जाएंगे। तो वहीं विपक्ष ने आज भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिटिश मीडिया एजेंसी बीबीसी की दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर बीते 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। दोनों दफ्तरों में 14 फरवरी को आयकर की कार्रवाई शुरू हुई थी। विभाग ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई शुरू की है। छापेमारी के बाद से लेकर अब तक कंपनी की ओर से महज इतना कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही बीबीसी ने अगले नोटिस तक अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। मुंबई में बीबीसी के सांता क्रूज वाले दफ्तर में हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। मौके पर मौजूद आयकर अधिकारी अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। खबरों के मुताबिक आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि आयकर विभाग को 3 दिनों तक सर्चिंग करने की इजाजत है। इससे पहले बीबीसी कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी थी कि जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दिल्ली दफ्तर में छापा मारा तो बीबीसी दिल्ली के संपादकों और कार्रवाई के लिए पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारियों के बीच टकराव हुआ था। इधर कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। आज इस छापेमारी को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए। अगर मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष की तारीफ करने वाली खबरें दिखाएगा और सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को नजरअंदाज करेगा तो ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। गुजरात में जो हुआ उससे कौन इनकार कर सकता है। बीबीसी पर हो रही इस छापेमारी को पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। बीबीसी पर हुए इस एक्शन से दुनिया भर में मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात शिवसेना के 2 गुटों की लड़ाई की। शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से मामले की सुनवाई 7 सदस्यीय बेंच को सौंपने की मांग हुई है, तो शिंदे गुट ने इसका विरोध किया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना पर किसका अधिकार? उद्धव ठाकरे को मिलेगा शिवसेना का नाम और निशान, या फिर हाथ से छूट जाएगा तीर कमान? उद्धव से अलग हुए एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं पार्टी के नाम और निशान पर दावा। मामला चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है।
3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं और संवैधानिक बेंच ने आज सुनवाई पूरी कर ली। संवैधानिक पीठ को यह फैसला देना है कि स्पीकर के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई या इसे 7 सदस्यीय बेंच को सौंप दे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नबाम रेबिया के फैसले में बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये नहीं कहेंगे कि 2016 का फैसला गलत था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर मजबूत करने की जरूरत है। दरअसल सुनवाई के दौरान उद्धव गुट ने नबाम रेबिया फैसले के कुछ पहलुओं पर भी सवाल उठाए थे और इसमें बदलाव की मांग की गई थी, जिसके लिए मामले को 7 जजों के पास भेजने की मांग की गई थी। 2016 में नबाम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा स्पीकर ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते। दूसरी ओर शिंदे गुट का दावा है कि 2016 के फैसले में बदलाव की जरूरत नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आया तो एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता ही खतरे में पड़ जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।